सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, हम कक्षा 11वीं इतिहास के अंतर्गत बात कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो लेखन कला और शहरी जीवन के अंतर्गत हम आज हमारी दूसरी क्लास है साथियों। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? लेखन कला और शहरी जीवन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया का भूगोल। क्या? मेसोपोटामिया का भूगोल। मेसोपोटामिया का भूगोल। मेसोपोटामिया किस प्रकार का था आज हम अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है। तो मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना। कितना? मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना था। ठीक है साथियों, दो शब्दों से मिलकर बना। वो दो शब्द कौन से है? तो यूनानी भाषा के शब्द थे। किसके? यूनानी भाषा के। यूनानी भाषा के दो शब्द। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है। वह दोनों शब्द यूनानी भाषा के से संबंध है। ठीक है, जो मेसोस क्या होता है? मेसोस यानी मध्य, और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। क्या बना है? नदी से मिलकर बना है। ठीक है साथियों, और मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। किसको करता है? उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। ठीक है, तो साथियों बात करते हैं मेसोस क्या होता है। एक तरफ मेसोस और पोटेमोस क्या है? मेसोस। मेसोस। ठीक है साथियों, नंबर एक मेसोस से बना। दूसरा है पोटेमोस। क्या है? पोटेमोस। पोटेमोस। ठीक है, तो मेसोस का अर्थ होता है साथियों मध्य। क्या है? मेसोस का अर्थ है मध्य। क्या है? मध्य। और पोटेमोस का अर्थ है नदी। क्या है साथियों? नदी। ठीक है, मतलब दो नदियों के बीच का भाग मेसोपोटामिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दो नदियों के बीच का भाग। ठीक है साथियों, इन दोनों के मध्य का भाग। दो नदियां कौन सी है? नदियों के नाम मैंने कल भी बताए थे और आज भी बता देता हूं। नदियों में के नाम है, एक तो है दजला और दूसरी है फरात। ठीक है, दजला और फरात। ठीक है साथियों, दजला और फरात यह दोनों वर्तमान में इराक गणराज्य का भाग है। क्या है? वर्तमान में मेसोपोटामिया शहर इराक गणराज्य का भाग है। किसका है? इराक गणराज्य का भाग। इराक गणराज्य। इराक गणराज्य का भाग है। ठीक है साथियों, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। क्या है? इराक एक भौगोलिक विविधता का देश है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। क्या हो जाती है? अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ पशुपालन खेती की अपेक्षा आजीविका का अच्छा साधन है। क्या है? आजीविका का अच्छा साधन है। और पूर्व में क्या है? पूर्व में दजला की सहायक नदियां कौन सी? पूर्व में दजला की सहायक नदियां परिवहन का अच्छा साधन है। क्या है? परिवहन का अच्छा साधन है। और दक्षिणी भाग जो रेगिस्तान है। क्या है? दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है। और यहाँ पर ही क्या है? यहाँ पर ही सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था। क्या हुआ था? लेखन और नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था साथियों। और फरात और दजला नदियां क्या है? फरात और दजला नदियां सिंचाई तथा उपजाऊ मिट्टी या लाने का काम सर्वोत्तम करती है। ठीक है, मिट्टी लाने का काम करती है। उसके बाद में यहाँ पर फसल में गेहूं, जौ, मटर, मसूर आदि की खेती की जाती है। और पशुपालन में भेड़, बकरी आदि जानवर पाले जाते हैं। ठीक है साथियों, और नदियों में मछलियां थी तथा गर्मी में पिंड खजूर थे। ठीक है साथियों, ये हमारा हो गया मेसोपोटामिया का भूगोल। ठीक है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद में बात करते हैं शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण का महत्व किस प्रकार मेसोपोटामिया में बढ़ने लगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, शहरीकरण का महत्व। ठीक है,
शहरीकरण महत्व के अंतर्गत हम पढ़ेंगे खाद्य उत्पादन के अलावा आर्थिक गतिविधियां, श्रम विभाजन, वार्षिक संगठित व्यापार और भंडारण, और माल की आवाजाही और परिवहन व्यवस्था। ये शहरीकरण के महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसको पढ़ने से शहरीकरण का महत्व के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, मेसोपोटामिया के अंतर्गत। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं सर्वप्रथम खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन में हमने देख लिया गेहूं, जौ, मटर आदि उत्पादन हो रहे हैं। तो आर्थिक गतिविधियां क्या है? आर्थिक गतिविधियों पे हम थोड़ी नजर डालेंगे। किस पर? आर्थिक गतिविधियों पर। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां होने के कारण क्या होता है? आर्थिक गतिविधियां यानी कहाँ हो रही है? तो शहर में हो रही है। ठीक है, शहर कौन सा? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अंतर्गत ये सारी घटनाएं हो रही है। ठीक है, मेसोपोटामिया यानी क्या? आर्थिक गतिविधियां होने से क्या हो रहा है? शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। एक तो जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है यानी वृद्धि हो रही है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है? एक कस्बे का निर्माण हो रहा है। क्या है? छोटे छोटे कस्बों का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों? तो कस्बों का निर्माण हो रहा है जनसंख्या घनत्व से। कस्बों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कस्बों के अंतर्गत बात करें हम, तो कस्बा वो होता है गांव से बड़ा। क्या होता है? गांव से बड़ा, और शहर से छोटा। क्या होता है? गांव से तो बड़ा और शहर से छोटा। शहर से छोटा होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का भाग क्या है? हमारे कस्बा। ठीक है, कस्बा होगा। कस्बा होगा तो कस्बे में क्या होगा? अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे, विभिन्न प्रकार के कार्य होंगे, यानी कार्य में विभाजन होगा। जरूरी नहीं कि वहां के सारे लोग खेती पर निर्भर होंगे। वहां पे क्या अब सेवा कार्य का विभाजन होने लगेगा। क्या होगा? सेवा कार्य का विभाजन होने लगेगा। सेवा कार्य का विभाजन होने लगेगा। ठीक है, तो सेवा कार्य का विभाजन यानी क्या? लोग अन्य कार्य में लगेंगे। क्या? जरूर नहीं, खेती करेंगे। उसके बाद में विभाजन होने के कारण क्या बढ़ेगा? आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आत्मनिर्भरता बढ़ेगी विभाजन से। आत्मनिर्भरता बढ़ने से क्या होगा? गांवों पर निर्भरता बढ़ने लगेगी। क्या बढ़ने लगेगी? क्योंकि फसल कौन कमाएगा? खेती कौन करेगा? तो गांवों पर निर्भरता बढ़ने लगेगी। क्या बढ़ने लगेगी? आत्मनिर्भरता से गांवों पर निर्भरता बढ़ने लगेगी। क्या बढ़ने लगेगी? गांवों पर। गांव पर निर्भरता बढ़ने लगेगी। ठीक है, बढ़ने से गांव के निर्भरता बढ़ने से क्या होगा? शहरीकरण का विकास होने लगेगा। क्या होगा? एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण क्या होगा? शहरीकरण का विकास होने लगेगा। ठीक है साथियों, शहरीकरण का विकास होने लगेगा। शहरीकरण का विकास होने लगेगा। ठीक है साथियों, ये हमने बात कर ली शहरीकरण का महत्व के अंतर्गत। आर्थिक गतिविधियां कुछ इस प्रकार से होने लगी थी। क्या? लोग अलग अलग कार्य करने लगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रम विभाजन। किसकी? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन की बात करते हैं साथियों, तो श्रम का अर्थ यह होता है कार्य करना, परिश्रम करना, उसमें कई व्यक्तियों का विभाजन, उसे हम क्या कहेंगे? श्रम विभाजन कहेंगे। ठीक है साथियों, श्रम विभाजन के अंतर्गत क्या आएगी? पत्थर की मुद्रा बनाना। क्या बनाना? पत्थर की मुद्रा यानी मूर्तियां बनाना। ठीक है, पत्थर की मुद्रा बनाना, एक तो ये बात मेन पॉइंट है हमारे, पत्थर की मुद्रा बनाना। पत्थर की मुद्रा बनाने से क्या होगा? पत्थर की मुद्रा बनाने के लिए यह कार्य कौन करेगा? एक शिल्पी करेगा पत्थर का कार्य, ना को किसान करेगा। यह कार्य कौन करेगा? शिल्पी करेगा।
शिल्पी, ठीक है। ये कार्य कौन करेगा? शिल्पी। शिल्पी कौन होता है? तो नक्काशी करने वाले लोग। शिल्पी क्या कर सकता है? खाली नक्काशी करेगा। तो नक्काशी या शिल्पी करने वाला व्यक्ति, शिल्पी करने वाला व्यक्ति दो लोगों से माल खरीदे, क्या करेगा? दो लोगों से माल खरीदा। नंबर एक तो है पत्थर, और दूसरा क्या है? पत्थर पर नक्काशी करनी है, ठीक है। मुद्रा बनाना पत्थर से, तो क्या औजार चाहिए उसके लिए? औजार पत्थर पे पत्थर का यूज नहीं होता, इसलिए क्या उस समय क्या प्रचलित था? कांसा ज्यादा प्रचलित था। क्या था? कांसा। तो बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो एक और ये दो, ठीक है। नंबर एक तो बात करते हैं हम साथियों, पत्थर क्या है? पत्थर एक व्यक्ति यानी अन्य व्यक्ति से पत्थर खरीदे, कौन खरीदेगा? ये शिल्पी अन्य व्यक्ति से, अन्य व्यक्ति से पत्थर खरीदेगा। और दूसरा है औजार। औजार बनाने तो किसके? वो भी कांसे के। उस समय कांसे ज्यादा थे, कांसे के औजार ही काम में यूज होते थे, कांसे युग था उस समय, ठीक है। तो ये कांसा भी अन्य व्यक्ति, कौन? अन्य व्यक्ति, ठीक है साथियों। अन्य व्यक्ति की बात करें तो अन्य व्यक्ति से क्या होगा? अन्य व्यक्ति से और भी वस्तु खरीदनी पड़ेगी कांसे को बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले तांबा और रांगा हमको चाहिए। क्या चाहिए? दो व्यक्तियों से तांबा और रांगा, सही बात करते हैं। तांबा एक व्यक्ति हो गया, और दूसरा ये रांगा। रांगा को हम बोल सकते हैं टीन, सामान्य भाषा में हमारी टीन, ठीक है। और ये दो वस्तु तो मिल गई, उसके साथ में कोयला भी चाहिए। क्या चाहिए हमको? कोयला। इस प्रकार क्या हुआ? श्रम का विभाजन होने लगा, यानी पत्थर की नक्काशी यानी पत्थर की मुद्रा बनाने के लिए कितने लोगों का आश्रय लेना पड़ा हमको, इसलिए धीरे धीरे उसमें क्या श्रम विभाजन होने लगा था, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं वारकाशीस। क्या है वारकाशीस? यानी सफेद संगमरमर की मूर्ति है, जो उरुक शहर नगर से प्राप्त हुई। कहां से हुई? उरुक नगर से प्राप्त हुई। यह मूर्ति एक इसकी स्त्री की थी, ठीक है साथियों। इसमें हम इतनी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं माल की आवाजाही। किसके बारे में? माल की आवाजाही। यानी हम बात कर सकते हैं मेसोपोटामिया के लोग क्या करेंगे? लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी आदि विदेशों से मंगाते थे। क्या मंगाते? मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी विदेशों से मंगाते थे। कहां से? विदेशों से मंगाते थे। तथा कपड़ा और कृषि जन्य उत्पादन निर्यात करते थे, ठीक है साथियों। ये माल की आवाजाही के अंतर्गत मैंने बात कर ली, ठीक है। लकड़ी, तांबा, सोना, ठीक है, चांदी। और हम बात करते हैं परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत। किसके बारे में? परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत बात करते हैं साथियों, तो शिल्प व्यापार। क्या है? शिल्प व्यापार और सेवाओं के अलावा मेसोपोटामिया की नहरें क्या है? नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी और बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन के अच्छा मार्ग थे। क्या थे? माल के परिवहन के अच्छा मार्ग थे। और फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध हो गई। क्या हो गई? फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार क्या हो? परिवहन की व्यवस्था भी बढ़ने लगी थी, ठीक है साथियों। इस प्रकार आज की क्लास हमारी ये समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। धन्यवाद।